अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करते हैं इंग्लिश में न्यू लेक्चर जो कि है इंटेक्स साइटेशन। और वो इंटेक्स साइटेशन में स्पेसिफिकली हम कवर करेंगे रिगार्डिंग द एपीए स्टाइल के एपीए स्टाइल में हम इंटेक्स साइटेशन किस तरह करते हैं। ओके, तो चलते अपने लेक्चर की तरफ। लेकिन लेक्चर पे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल में रहे और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसको फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करवाए। ओके, तो इससे पहले वाली लेक्चर में भी हमने एंटेक्स साइटेशन पढ़ा था, लेकिन इसी लेक्चर में हम एंटेक्स साइटेशन पढ़ेंगे और इसके साथ साथ ईपीएस स्टाइल में हम किस तरह एंटेक्स साइटेशन करेंगे। तो ये डिटेल से जो है ना, ये डिटेल इसमें हम देंगे। ओके, ये ऑब्जेक्टिव है इसका कि एंटेक्स साइटेशन जो है ना, ये हम एपीए मैनुअल का जो 6th एडिशन है उसकी सेकेंड प्रिंटिंग के बेस पे जो है ना हम करेंगे एपीए का एपीए स्टाइल में एंटेक्स साइटेशन। अब हम एपीए स्टाइल क्यों यूज़ करते हैं? तो बेसिकली हम जो स्टाइल यूज़ करते हैं साइटेशन के लिए पर अदर पर्पस, तो उसकी डिफरेंट मैनुअल्स हैं। मैनुअल ये है कि एक इंस्ट्रक्शन बुक्स होते हैं और वो इंस्ट्रक्शन बुक्स या उस मैनुअल के हिसाब से जो है ना आप अपने साइटेशन पर करते हो। इसके डिफरेंट मैनुअल्स है, डिफरेंट प्रोफेशंस यूज़ डिफरेंट मैनुअल्स। डिफरेंट प्रोफेशन में जो है ना डिफरेंट मैनुअल्स यूज़ होते हैं, या जिसको हम बुक्स ऑफ इंस्ट्रक्शन भी कह सकते हैं। ओके, अब ये मैनुअल तकरीबन हमारे पास जो फेमस मैनुअल्स है, तो वो 3 टाइप्स ऑफ मैनुअल्स है। एक को हम कहते हैं MLA, जिसको कहते हैं मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। और वो जो है ना, वो ज़्यादातर ये वाला जो स्टाइल है मॉडर्न या MLA स्टाइल, ये बेसिकली ज़्यादातर यूज़ होता है इंग्लिश स्टडी में, फॉरेन लैंग्वेज एंड लिटरेचर में ज़्यादातर जो है ना MLA स्टाइल यूज़ होता है। अब अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन जो APA स्टाइल है, तो ये ज़्यादातर सोशल साइंसेज में, जैसे कि साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, कम्युनिटी है, और साथ में नर्सिंग या मेडिकल से रिलेटेड जो भी होते हैं, तो उसमें ज़्यादातर यूज़ होता है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन वाला स्टाइल। तीसरा जो है ना, वो शिकागो स्टाइल है, और ये ज़्यादातर हिस्ट्री, आर्ट्स और साइंसेस इस तरह के सब्जेक्ट्स में जो है ना, या इस तरह के प्रोफेशनल लोग वो यूज़ करते हैं। लेकिन हमारा वाला जो है नर्सिंग साइड पे, मेडिकल साइड है, इसमें हम यूज़ करते हैं एपीए स्टाइल। तो हम इंटेक्स साइटेशन पढ़ेंगे एपीए स्टाइल में हम किस तरह करेंगे। ओके, व्हाट डज इट मीन टू क्रेडिट सोर्सेज? तो एंटेक्स साइटेशन में हम क्या करते हैं? एंटेक्स साइटेशन में बेसिकली हम सोर्स को क्रेडिट करते हैं। एंटेक्स साइटेशन, जैसे कि पहले लेक्चर में मैंने डिटेल से पढ़ा था कि एंटेक्स साइटेशन में जब हम एंटेक्स साइटेशन करते हैं, तो साइटेशन का सिंपल मतलब ये होता है कि आप जब किसी और की काम, किसी और की राइटिंग, किसी और की बातें अपनी रिसर्च में आप शामिल करना चाहते हो, तो उस शख्स जिसकी बातें आप अपनी रिसर्च में शामिल करना चाहते हो, तो उसकी आप रेफरेंस देते हो, उसकी आप साइटेशन देते हो, उसका हवाला आप देते हो, और उसी हवाले को हम कहते हैं साइटेशन। अब ये हवाला जो हम देते हैं, तो ये बेसिकली हम क्रेडिट देते हैं उस शख्स को। ओके, क्रेडिटिंग सोर्सेज गिव्स एन अदर और सोर्स रिसोर्स क्रेडिट फॉर ओरिजिनल इंफॉर्मेशन। तो ये हम उसी बंदे को क्रेडिट देते हैं उसकी ओरिजिनल इंफॉर्मेशन के लिए। क्रेडिटिंग सोर्सेज इन योर पेपर इंक्लूड 2 पार्ट्स। अब जब हम क्रेडिटिंग देते हैं किसी को, उसकी काम का क्रेडिट देते हैं, तो ये हम 2 तरीके से अपने रिसर्च में हम दे सकते हैं। एक होता है एंटेक्स साइटेशन के थ्रू, दूसरा होता है रेफरेंस लिस्ट के थ्रू। एंटेक्स साइटेशन क्या होता है? व्हेन यू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन बॉडी ऑफ योर पेपर यू ब्रीफली आइडेंटिफाई सोर्स। जब आप बॉडी के अंदर इंफॉर्मेशन को देना चाहते हो, और विद इन द बॉडी, विद इन द टेक्स्ट जो है ना, आप उसका हवाला भी देना चाहते हो, तो वो ब्रीफ साइटेशन होता है। ब्रीफली आप उसको क्रेडिट देते हो, उसको कहते हैं एंटेक्स साइटेशन। दूसरा होता है जब आपने ये एंटेक्स साइटेशन किया, तो इसी एंटेक्स साइटेशन में आपने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया उस शख्स को जिससे अपने काम उठा लिया, लेकिन इसी रेफरेंस में आप उसी ब्रीफ जो आपने इंट्रोडक्शन दी, उसी ब्रीफ इंट्रोडक्शन का आप इधर जो है ना लेंथी एक्सप्लेनेशन देते हो। ऑन अ सेपरेट पेज एट द एंड ऑफ योर पेपर you write a detailed list of sources cited in your paper। तो जो सोर्सेज आपने इधर बॉडी ऑफ योर रिसर्च में आपने साइटेड की, तो उसी की जो है ना आप क्या देते हो, उसी की आप डिटेल देते हो रेफरेंस लिस्ट में। द एंटेक्स साइटेशन एंड रेफरेंस लिस्ट शुड क्रेडिटेड द एग्जैक्ट सेम सोर्सेज। तो एंटेक्स साइटेशन और रेफरेंस लिस्ट ये दोनों जो है ना सेम सोर्सेज को क्रेडिट करते हैं। ओके, जैसे कि मैंने बताया, एंटेक्स साइटेशन में आप ब्रीफ इंट्रोडक्शन देते हो, और उसी इंट्रोडक्शन का फिर जो एक्सप्लेनेशन होता है, तो वो रेफरेंस लिस्ट में होता है। तो दोनों का जो है ना सेम सोर्सेज वो रिकग्नाइज करते हैं। अब वाई क्रेडिट सोर्सेज को हम क्यों क्रेडिट करते हैं? तो ये पहले लेक्चर में भी हमने जो हमारा साइटेशन का था उसमें भी हमने पढ़ा था, इधर भी थोड़ा सा टच देते कि एक्नॉलेज ऑथर्स फॉर देयर आइडियाज
आप ऑथर को जो उनकी आइडियाज़ है उनको आप एक्नॉलेज करो, उसको आप क्रेडिट दे दो। अवॉइड प्लेजरिज्म, आप पे जो है ना फिर प्लेजरिज्म का एक्शन भी नहीं लिया जा सकता है। एंड इंक्रीज क्रेडिबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, आपकी काम में क्रेडिबिलिटी आता है, ट्रांसपेरेंसी आता है, लोग पहचानते हैं कि ये काम आपका है, आपने खुद किया, और ये काम जो है ना ये आपने किसी और का हवाला दिया है। तो लोग आप पे जो है ना फिर आप पे क्या होता है, क्रेडिबिलिटी आपका बढ़ जाता है कि इस बंदे ने जो बात की है तो ये किसी और ने भी इसी फॉर्मेट में की है, तो इसकी बात ट्रू है। ओके, जॉइन ऑनगोइंग एकेडमिक डिस्कशन, इसके साथ साथ जो एकेडमिक डिस्कशन होता है तो वो बढ़ता चला जा रहा है। बिकम अ पार्ट ऑफ प्रोफेशनल कम्युनिटी, और आप जो है ना एक प्रोफेशनल जो कम्युनिटी होता है जिसमें लोग इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो उसका एक पार्ट जो है ना आप उसमें शामिल होते हो। ओके, व्हाट शुड यू क्रेडिट, कौन सी चीज़ों को आपने क्रेडिट करनी है, कौन सी चीज़ों को आपने क्रेडिट नहीं करना। ओके, एनी इंफॉर्मेशन दैट यू लर्न फ्रॉम अनदर सोर्स इंक्लूडिंग फैक्ट्स, स्टैटिस्टिक्स, ओपिनियन, थ्योरीज, फोटोग्राफ्स एंड चार्ट्स, जो भी चीज़ें, जो भी इंफॉर्मेशन आप किसी और सोर्स से उठा लेते हो तो उसको आप ज़रूर क्रेडिट करोगे। क्रेडिट दी सोर्सेज व्हेन यू मेंशन देयर इंफॉर्मेशन इन एनी वे, कोटेशन, समरीज, पैराफ्रेज। आप जब किसी और के इंफॉर्मेशन को लेते हो, चाहे वो डायरेक्टली आप जो है ना इधर उधर से कॉपी करके इधर पेस्ट करते हो, तभी भी आप जो है ना रेफरेंस साइट करोगे उसको। अगर आप उसका एक खुलासा आप इधर पेश करते हो, उसकी आइडिया है, उस आइडिया का आपने एक उधर समरी जो है ना अपने काम में पेश किया, तभी भी आप जो है ना क्रेडिट दोगे उसको, उसका हवाला आप दोगे। और अगर उनकी बातों को आपने अपनी रिसर्च में पैराफ्रेज भी किया, तभी भी आपने जो है ना उनका क्या करना है, उनको साइट करना है। मतलब ये कि सैंपल आपने सिर्फ उनका आइडिया भी उठा लिया ना, तो उसकी आइडिया के भी आप अपने वर्क में जो है ना साइट करोगे कि ये जो आइडिया है या ये जो बात है ये मेरे नहीं है, ये उस बंदे का है जिससे मैंने उठाया है। ओके, एक्सेप्शन का कहाँ पे जो है ना आप क्रेडिट नहीं दोगे, उस इंफॉर्मेशन पे जो कॉमन नॉलेज होता है। मतलब ये कि द डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस वाज साइंड इन जुलाई 4 1776, या हम कहते हैं कि पाकिस्तान become an independent state from the 1947। तो 1947 ये क्या है, ये एक आम नॉलेज है, कॉमन नॉलेज है, इसको साइट करने की फिर ज़रूरत नहीं होती। ओके, अच्छा, अब एपीएस साइटेशन बेसिक्स, जब हम साइटेशन करते हैं और वो एपीएस स्टाइल में हम करते हैं, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, तो उसकी बेसिक्स क्या है। अच्छा, व्हेन यूजिंग एपीए फॉर्मेट फॉलो द अदर डेट मेथड ऑफ इंटेक्स साइटेशन। तो जो ऑथर डेट मेथड होता है इंटेक्स साइटेशन में, आप उस ऑथर डेट मेथड को यूज़ करोगे। अब ऑथर डेट मेथड क्या है, दिस मीन्स दैट द ऑथर लास्ट नेम एंड द ईयर ऑफ पब्लिकेशन फॉर द सोर्स शुड अपीयर इन इंटेक्स फॉर एग्जांपल। तो इसमें आप क्या करोगे कि जो ऑथर का लास्ट नेम होता है उस ऑथर का लास्ट नेम आप उठाओगी, और साथ में जो ईयर ऑफ पब्लिकेशन है उसको आप मेंशन करोगे, जैसे कि जॉन्स 1998 में। एंड अ कंप्लीट रेफरेंस शुड अपीयर इन द रेफरेंस लिस्ट एंड द इन ऑफ द पेपर। अभी आपने ब्रीफ इंट्रोडक्शन साइटेशन में दिया, अब इसका जो ब्रीफ जो एक्सप्लेनेशन इसका होता है, जो इसका कंप्लीट एड्रेस, कंप्लीट इंट्रोडक्शन होता है, तो वो फिर आप रेफरेंस लिस्ट में दोगे। ओके, अच्छा, इंटेक्स साइटेशन कैपिटलाइजेशन कोट्स इन इटैलिक्स अंडरलाइंस। अब कहाँ पे जो है ना आपने साइटेशन को कैपिटलाइज करना है, कहाँ पे आपने कोटेशन देनी है, और कहाँ पे आपने उसको इटैलिक या अंडरलाइनिंग फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले हम बात करते हैं कैपिटलाइजेशन की, कि कहाँ कहाँ पे आपने कैपिटलाइजेशन करनी है। ऑलवेज कैपिटलाइज प्रॉपर नाउन्स इंक्लूडिंग अदर नेम्स एंड इनिशियल्स। तो आपने जो है ना प्रॉपर नाउन को हमेशा के लिए कैपिटलाइज करना होता है, इंक्लूडिंग अदर नेम, उसमें अदर नेम भी आता है और साथ में उसकी जो इनिशियल्स, अदर नेम के साथ जो इनिशियल होता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ना कि मेरा नाम है ज़हूरुल हक, ज़हूरुल हक है ना, तो अब इसमें जो है ना ये मेरा लास्ट नेम जब मैं इधर रिसर्च में लिखूंगा साइटेशन में, तो मैं सिर्फ इससे हक उठाऊंगा। लेकिन अगर मेरी सिमिलरिटी ज़्यादा है, इस तरह के नेम्स की सिमिलरिटी हक ज़्यादा लोगों में जो है ना इनमें हक आता है, तो फिर मैं इनिशियल भी लिखूंगा, जेड हक में लिखूंगा। अब ये जो जेड हक, ऑलरेडी हक तो आप कैपिटल लिखोगे, लेकिन साथ में जो इनिशियल आप उतार रहे हो ना जेड, तो ये जेड भी आप इधर कैपिटल लिखोगे। ओके, द टाइटल ऑफ अ सोर्स विद योर पेपर कैपिटलाइज ऑल वर्ड्स दैट आर 4 लेटर लॉन्ग और ग्रेटर विद इन द टाइटल ऑफ अ सोर्स। अब दूसरा, ये तो नेम की बात आ गई। अब जब आप टाइटल भी लिखना चाहते हो उसी साइटेशन में, तो उस साइटेशन में जो टाइटल आप लिखना चाहते हो, तो उस टाइटल में जो अल्फाज होते हैं, वर्ड्स होते हैं, तो वो वर्ड्स अगर 4 या 4 से ज़्यादा हो तो उसको आप कैपिटलाइज करोगे।
फॉर एग्जांपल ये वाला है कि आपने टाइटल दिया, ये वाला टाइटल है परमानेंस एंड चेंज। तो इसमें आप देखिए ये परमानेंस एंड चेंज ये टोटल टाइटल है। इसमें ये वाला अलग वर्ड है, ये अलग वर्ड है, एंड चेंज अलग वर्ड है। अब परमानेंस जो है ना, इसकी जो लेटर्स आप शुमार करोगे तो इसके लेटर 4 से ज़्यादा है, इसी वजह से इसका पहला वाला जो लेटर है उसको कैपिटलाइज किया गया है। एंड को आप देखिए, एंड के अल्फाज 3 लेटर है, तो इस वजह से जो है ना इसको कैपिटलाइज नहीं किया गया है। चेंज आप देखिए, चेंज के लेटर जो है ना वो 4 से ज़्यादा है, तो इसी वजह से इसको भी कैपिटलाइज किया गया है। ओके, तो जो वर्ड्स जिसके लेटर 4 से ज़्यादा हो तो उसका पहला लेटर जो है ना उसको आप ज़रूर कैपिटलाइज करोगे। लेकिन इसमें एक्सेप्शंस है। एक्सेप्शन ये है कि अगर वर्ड शार्ट भी हो, लेकिन अगर वो वर्ब हो, नाउन हो, प्रोनाउन हो, एडजेक्टिव हो या एडवर्ब हो, शार्ट वर्ड हो, 4 से कम हो, लेकिन फिर भी अगर वो नाउन, वर्ब, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब हो तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम कैपिटलाइज करेंगे। ये वाले एक्सेप्शन है कि अगर वर्ब, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब हो तो वो अगर 4 से कम भी हो तो उसको भी हम कैपिटलाइज करेंगे। जैसे कि इधर देखिए, राइटिंग न्यू मीडिया। अब ये न्यू जो है ना, ये वर्ड इसके लेटर 3 है, 4 से कम है, लेकिन ये एडजेक्टिव है, इसी वजह से जो है ना इसको हमने कैपिटलाइज किया है। देयर इज नथिंग, तो ये एज को आप देखिए कि ये इधर क्या है, एज अ प्रोनाउन यूज हुआ है, तो ये वर्ब हेल्पिंग वर्ब इधर यूज हुआ है, तो वर्ब है, इसी वजह से जो है ना इसको हमने किया है, इसको हमने कैपिटलाइज किया है। लेट टू, तो टू को आप देखिए, अब ये न नाउन है, न प्रोनाउन है, न जो है ना एडजेक्टिव, न एडवर्ब है, इसी वजह से इसको हमने किया है, इसको हमने कैपिटलाइज नहीं किया है। ओके, तो ये वाला क्या है, ये एक्सेप्शन आपने याद करना होता है। ओके, अच्छा, फिर इसके बाद जो है ना आता है व्हेन कैपिटलाइज टाइटल्स कैपिटलाइज बोथ वर्ड्स इन हाइफनेटेड कंपाउंड वर्ड। अब जब कैपिटलाइजेशन में या टाइटल में आपके पास ऐसी लफ्ज़ आ जाए जो क्या हो, हाइफनेटेड हो, तो अब हाइफनेटेड के साथ आपने क्या करना होता है कि हाइफनेटेड की जो दोनों अल्फाज होते हैं उनको आपने कैपिटलाइज करना होता है। ओके, जैसे कि नेचुरल बॉर्न साइबॉर्ग्स है, तो नेचुरल बॉर्न के दोनों को आपने कैपिटलाइज किया। कैपिटलाइज द पासवर्ड आफ्टर अ डैश और कोलन। अब जब आपका टाइटल होता है, उस टाइटल में दरमियान में कहीं डैश या कोलन आ जाए तो ये देखिए ये कोलन है, अगर इसकी जगह डैश भी होता है तो इसके बाद जो लफ्ज़ होता है, जो वर्ड होता है, उसको आपने कैपिटलाइज करना होता है। ओके, इटैलिकाइज आर अंडरलाइन द टाइटल्स ऑफ लॉन्ग वर्क सच एज बुक्स, एडिटेड कलेक्शंस, मूवीज, टेलीविजन सीरीज, डॉक्यूमेंट्रीज और एल्बम्स। अब ये वाली जो चीज़ें होते हैं, जैसे कि लॉन्ग वर्क जो होता है, लॉन्ग वर्क क्या होता है कि बुक लिखना एक लॉन्ग वर्क है। एडिटेड कलेक्शंस जर्नल्स होते हैं, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स होते हैं, तो ये क्या है, एडिटेड कलेक्शंस है, ये लॉन्ग वर्क है। मूवीज लॉन्ग वर्क है, टेलीविजन सीरीज ये लॉन्ग वर्क है। तो इसकी आपने क्या करना होता है कि इसकी जो टाइटल है वो टाइटल आपने इटैलिकाइज भी, इटैलिक में भी आपने लिखना होता है, और साथ में या तो आप इटैलिक में लिखोगे या अंडरलाइन करोगे उसको। तो इधर ये देखिए, इसको इन्हें इटैलिक में लिखा है। ओके, put quotation marks around the title of short works such as journal article from edited collections, television series, episode and songs title। अब जब आपका वर्क शार्ट हो, ये वाला बात की गई हमने किस चीज़ की, लॉन्ग वर्क की। अब जब आपकी वर्क शार्ट हो तो उसकी जो वो टाइटल है, वो शार्ट वर्क के टाइटल को आपने क्या करना होता है, वो आपने इटैलिक में नहीं लिखना होता, उसकी इर्द गिर्द आपने कोटेशन मार्क्स लिखने होते हैं, जैसे कि मल्टीमीडिया नरेशन कंस्ट्रक्टेड पॉसिबल वर्ड्स। तो ये इन्होंने किया गया है, इसकी जो टाइटल है ये उनने इटैलिक में नहीं लिखा है, लेकिन इनको ये कोटेशन दी है। ओके, कोटेशन मार्क्स। इस तरह ये वाला जो टाइटल है, द वन वेयर चैंडलर्स कांट क्राई, तो इसको भी उन्होंने कोटेशन दी है। ओके, अच्छा, फिर शार्ट कोटेशंस। तो शार्ट कोटेशन में आपने क्या करना होता है, अच्छा ये हमने जो है ना शार्ट कोटेशन की, लॉन्ग कोटेशन और शार्ट कोटेशन। जब आपके पास लॉन्ग वर्क होता है तो उसका आपने रेफरेंस साइटेशन किस तरह देनी है, तो ये हमने इधर लिखी। ये जो शार्ट वर्क आपके पास होता है तो उसका साइटेशन किस तरह देने होते हैं। अब ये जो शार्ट वर्क और लॉन्ग वर्क होता है वो आपने किस तरह लिखना है, तो शार्ट कोटेशंस आपने किस तरह लिखनी है। ओके, इफ यू डायरेक्टली कोटिंग फ्रॉम अ वर्क यू विल नीड टू इंक्लूड द ऑथर, ईयर, पब्लिकेशन एंड द पेज नंबर ऑफ द रेफरेंस। तो अब ये जो है ना, ये आपने ऑथर लिखना होता है, फिर जो है ना पेज नंबर, पहले आपने ऑथर लिखना होता है, फिर पब्लिकेशन और फिर इन आपने पब्लिकेशन पेज नंबर। इंट्रोड्यूस द कोटेशन विद अ सिग्नल
praise that include the author last name followed by the date of publication and the parenthesis. सिग्नल प्रेज, सबसे पहले आप ये देखिए कि सिग्नल प्रेज वो प्रेज होता है जो कोटेशन से पहले आता है। फॉर एग्जाम्पल ये कोटेशन है, ये कोट आपने किसी की बात उठा ली, तो इस कोटेशन से पहले ये वाला जो प्रेज है इसको हम कहते हैं सिग्नल प्रेज, जो सिग्नल देते हैं अगले वाले कोटेशन को, ये कोटेशन कैसा है, ये क्या है इसमें, और इसका इंट्रोडक्शन क्या है। तो जो इंट्रोडक्शन बयान करते हैं आगे वाले कोटेशन की, तो उसी प्रेज को हम कहते हैं सिग्नल प्रेज। ओके, अब ये जो सिग्नल प्रेज आता है, तो इसी सिग्नल प्रेज में आपने ऑथर के लास्ट नेम को लिखना होता है, जैसे कि इधर जॉन लिखा है, फिर ईयर पब्लिकेशन लिखना होता है, और इधर भी आप पेज नंबर लिख सकते हो और एट द एंड भी आप पेज नंबर लिख सकते हो। तो इधर उन्होंने एट द एंड पेज नंबर फिर लिखा है। ओके, तो ये आपने शॉर्ट कोटेशन, ये शॉर्ट कोटेशन है ना, ये आप देखिए ये शॉर्ट कोटेशन, तो इसी वजह से जो है ना इन्होंने इधर जॉन 1998 और इन में जो है इन्होंने पेज नंबर लिखा है, तो ये शॉर्ट कोटेशन का है। John 98 found that to what implication does he have for his teacher। तो ये भी शॉर्ट कोटेशन है और शॉर्ट कोटेशन के लिए उन्होंने वही की वही तरीका जो है ना वो अपनाया है। ओके, अच्छा, when if the author is named in a signal praise, अब ये क्या होता है कि if the author is not named in a signal praise, अब जब ऑथर का नेम नहीं हो सिग्नल प्रेज में, प्लेस द ऑथर लास्ट नेम, द ईयर पब्लिकेशन एंड द पेज नंबर इन पैरेंथेसिस आफ्टर द कोटेशन। अब जब आप सिग्नल प्रेज में ऑथर का नेम नहीं देना चाहती, ये वाला जो सिग्नल प्रेज है, इस सिग्नल प्रेज में आप जो है ना ऑथर का नेम नहीं देना चाहती, तो फिर इनमें जो है ना आप ऑथर नेम, ईयर पब्लिकेशन और पेज नंबर दे सकते हो। जैसे कि इधर ये वाला है कि शी स्टेटेड स्टूडेंट्स ऑफन हैड डिफिकल्टी यूजिंग एपीएस स्टाइल, तो ये वाला जो है ना ये कोटेशन है, और कोटेशन के बाद जो है ना ये वाला ऑथर नेम, ईयर पब्लिकेशन और पेज नंबर, बट शी डिड नॉट ऑफर एन एक्सप्लेनेशन एज टू वाई। तो ये दोनों तरीके ठीक है, अगर ऑथर नेम और पब्लिकेशन आप पहले लिखना चाहते हो या इन में लिखना चाहते हो। ये शॉर्ट कोटेशन की बात की गई। अब जब आपके पास एक लॉन्ग कोटेशन आता है, लॉन्ग कोटेशन आता है ऐसा होता है कि आपने किसी की सारी पोइट्री उठा ली इधर, या किसी की एक लंबी बात जो है ना आपने उठा ली इधर, उसको आपने अपनी रिसर्च में पेस्ट किया, तो वो क्या होता है, वो लॉन्ग कोटेशन होता है। अब लॉन्ग कोटेशन के पास, लॉन्ग कोटेशन हम किस कोटेशन को कहेंगे कि वो 40 वर्ड से ज़्यादा हो, 40 वर्ड से जब कम हो तो शॉर्ट कोटेशन में आएगा, जब 40 वर्ड हो या 40 से ज़्यादा हो तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम लॉन्गर कोटेशन। अब लॉन्ग कोटेशन इन अ प्री स्टैंडिंग ब्लॉक ऑफ टाइप रिटन लाइन्स एंड ओमिट कोटेशन मार्क्स। अब ये क्या करोगे आप इसको कि ये जो लॉन्ग कोटेशन होता है इसको आप प्री स्टैंडिंग ब्लॉक ऑफ टाइप रिटन लाइंस में लिखोगे। प्री स्टैंडिंग ब्लॉक ऑफ टाइप रिटन लाइंस का मतलब ये होता है कि आपने उनको एक अलग जगह पे लिखना होता है, एक ब्लॉक कोटेशन जिसको हम कहते हैं, उस ब्लॉक कोटेशन में टेक्स्ट दैट इज फॉर्मेटेड डिफरेंटली देन द सराउंडिंग पैराग्राफ। ये प्री स्टैंडिंग ब्लॉक इसको हम कहते हैं ना कि ऐसी उस टेक्स्ट को आप ऐसी लिखो जो बाकी पैराग्राफ से वो अलग लगे। अब अलग किस तरह लगेगा मैं आपको बता दूं कि ये वाला फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है ना ये सारा का सारा पैराग्राफ है, और यहाँ पे जो है ना यहाँ पे ये वाला जो है ना ये हमने कोड किया, तो अब ये वाला जो कोटेशन है ये आप इस तरह लिखोगे कि ये बाकी पैराग्राफ से अलग लगे, लोगों को पता चले कि ये जो जगह है यहाँ से यहाँ तक ये किसी और की काम है, ये जाहिरी तौर पर जो है ना ये जाहिर हो जाए। ओके, अच्छा, तो ये अलग आप किस तरह करोगे कि आपने जो है सबसे पहले आपने इससे कोटेशन मार्क्स हटानी है, और कोटेशन बगैर कोटेशन मार्क्स ही लोगों को पता चलेगा। किस तरह, स्टार्ट द कोटेशन ऑन अ न्यू लाइन। सबसे पहले आप जब कोटेशन करते हो तो पहले वाले के साथ मर्ज नहीं करोगे, वो एक न्यू लाइन से शुरू करोगे। अब न्यू लाइन से किस तरह शुरू करोगे कि इंडेंटेड 1 or 2 इंच फ्रॉम द लेफ्ट मार्जिन। अब लेफ्ट मार्जिन से इसको आप इंडेंट करोगे। इंडेंट का मतलब है कि अंदर लेके जाओगे। फॉर एग्जाम्पल ये वाला हमारा पैराग्राफ है और ये वाला हम कोटेशन कर रहे हैं, तो ये कोटेशन हमारा जो है ना ये इंडेंटेड होगा, अंदर दिया हुआ होगा। जैसे कि ये वाला है ना, इधर ये देखिए प्लेस और लॉन्गर, तो लॉन्गर जो है ना ये इंडेंटेड है, तो इस तरह आप इंडेंटेड करोगे। इन द सेम प्लेस यू बिगिन अ न्यू, जैसे कि आप एक न्यू पैराग्राफ को शुरू करते हो और उसको आप इंडेंट करते हो, तो इस तरह ये वाला भी आप जो है ना इंडेंट करोगे। ओके, टाइप द एंटायर कोटेशन ऑन द न्यू मार्जिन। अब जो है ना आप जो एंटायर कोटेशन होता है वो आप न्यू मार्जिन पे या न्यू लाइन पे आप जो है ना उसको शुरू करोगे, एंड इंडेंट द फर्स्ट लाइन ऑफ एनी सब्सीक्वेंट पैराग्राफ। और जो आपका जो भी पैराग्राफ होता है तो उसका फर्स्ट लाइन आप इंडेंट करोगे। अच्छा, इंडेंट एनी सब्सीक्वेंट पैराग्राफ
विद इन द कोटेशन 1 और 2 इंच फ्रॉम द न्यू मार्जिन। तो न्यू मार्जिन से आप जो है ना 1 और 2 इंच, इसका सिंपल मतलब है कि जो आप कोटेशन करते हो तो उस कोटेशन का जो भी न्यू पैराग्राफ आता है तो आप इंडेंट करोगे 1 और 2 इंच अंदर लेके जाओगे। ओके, मेंटेन डबल स्पेसिंग थ्रू आउट, और हर एक पैराग्राफ के अंदर आप डबल स्पेस दोगे। ये वाला पैराग्राफ इससे जो है ना ये नीचे है तो डबल स्पेस भी जो है ना आप इंडेंट करोगे उसको। ओके, द पेरेंथेटिकल साइटेशन शुड कम आफ्टर द क्लोजिंग पंक्चुएशन मार्क। और जब आपने कोटेशन कंप्लीट किया तो कोटेशन के बाद जो है ना फिर आप क्या करोगे, आप पेरेंथेटिकल साइटेशन, उसका जो साइटेशन होता है कोटेशन का, वो आप इनमें दोगे। इसका एग्जांपल जो है ना आपको स्क्रीन में भी नज़र आ जाएगा, उससे आप उधर जो है ना आसानी से इसको कैचअप कर सकते हो फिर। ओके, अच्छा, फिर इंडेक्स साइटेशन में अतर नेम या अतर्स, जब एक अतर होता है या एक से ज़्यादा अतर्स होते हैं तो फिर आपने क्या करना होता है। एपी स्टाइल हैज़ अ सीरीज ऑफ इंपॉर्टेंट रूल्स ऑन यूजिंग अतर नेम्स एज पार्ट ऑफ द अतर डेट सिस्टम। जो अतर डेट सिस्टम जो मैंने आपको बताया कि आपने अतर नेम लिखना होता है, फिर डेट लिखना होता है, पब्लिकेशन डेट, फिर जो है ना आपने पेज नंबर, तो वो अतर डेट सिस्टम है। तो इसी अतर डेट सिस्टम में अतर नेम जो है ना उसके लिए डिफरेंट इंपॉर्टेंट रूल जो है ना वो बनाई गई है। देयर आर एडिशनल रूल फॉर साइटिंग इनडायरेक्ट सोर्सेज, इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज एंड सोर्सेज विदाउट पेज नंबर। अब ये जो हमने बताई कि कोटेशन मार्क ये डायरेक्ट सोर्सेज हमने बताई, इस तरह की जो इनडायरेक्ट सोर्सेज होते हैं तो उसके लिए भी डिफरेंट एडिशनल रूल जो है ना वो बनाई गई है जो हम इधर बयान करते हैं। ओके, अच्छा, साइटिंग इन अतर्स और अतर, एक अतर हो या एक से ज़्यादा अतर हो, अ वर्क बाई 2 अतर्स। तो एक अतर के बारे में तो हमने अभी तक बताया, जब 2 अतर काम करे तो उसके लिए आपने नेम बोथ अतर्स इन द सिग्नल प्रेस। जो आपका सिग्नल प्रेस होता है कोटेशन से पहले वाला प्रेस, तो उसमें दोनों अतर को आपने मेंशन करना होता है। एंड द पेरेंथेसिस में ईच टाइम यू साइड द वर्क, जब भी आप वर्क को साइड करते हो तो आप दोनों अतर्स को जो है ना मेंशन करोगे। ओके, एंड यूज द वर्ड एंड बिटवीन द अथर्स, और अथर के दरमियान आप एंड लफ्ज यूज करोगे। नेम्स विद इन द टेक्स्ट एंड यूज एम्परसेंट एंड द पेरेंथेसिस, और पेरेंथेसिस के दरमियान जो है ना आप इसको लिखोगे, जैसे कि ये वाला है रिसर्च बाय वेगनर एंड प्रेटी 1994 सपोर्ट्स। तो ये वाला जो है ना इनको ये वाला कोटेशन है और कोटेशन का इधर इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने इधर साइटेशन दी है। तो ये साइट वेगनर एंड पेटी 1994, तो वेगनर एंड पेटी दोनों को इन्होंने मेंशन किया है। ओके, अच्छा, वर्क बाई 3 और 5 अतर, तो ये 2 अतर की बात की गई। अब जब 3 या 3 से ज़्यादा अतर्स हो तो लिस्ट ऑल द अतर्स इन द सिग्नल प्रेस और इन पेरेंथेसिस द फर्स्ट टाइम यू साइट द सोर्स। जब पहली मरतबा आप सोर्स को अपनी रिसर्च में साइट करते हो तो सारे अतर्स को आप मेंशन करोगे। यूज द वर्ड एंड बिटवीन द अतर नेम्स विद इन द टेक्स्ट एंड यूज द एम्परसेंट एंड द पेरेंथेसिस। तो आप जो है ना जो आपका टेक्स्ट होता है तो टेक्स्ट में आप क्या करोगे, अदर नेम्स आप मेंशन करोगे और साथ में जो है ना एंड लफ्ज आप मेंशन करोगे। लेकिन जो आपका वो होता है पेरेंथेसिस होता है तो पेरेंथेसिस में आपने एम्परसेंट यूज़ करना होता है। ये वाला जो हो सैंपल है ये सैंपल फिर आप पेरेंथेसिस में यूज़ करोगे। जैसे कि इधर है, इधर आप देखिए कि इधर जो है ना वेगनर एंड पेटी, तो ये वाला जो है ना विदाउट पेरेंथेसिस। जब विदाउट पेरेंथेसिस या सिग्नल प्रेस आपका होता है तो सिग्नल प्रेस में आप क्या यूज़ करोगे, एंड यूज़ करोगे। लेकिन जब आप पेरेंथेसिस में लिखोगे तो पेरेंथेसिस में आप एंड की जगह ये एम्परसेंट जो सैंपल होता है ये आपने फिर यूज़ करना होता है। ओके, तो सेम इज द केस ओवर हियर कि आपने सिग्नल प्रेस में एंड लिखना है, लेकिन जब आपका पेरेंथेसिस आता है तो पेरेंथेसिस में आपने एम्परसेंट यूज़ करना है। In subsequent citation, only use the first author's last name followed by et al. And the signal praise are in parenthesis. अब ये वाला जो पहले साइट आप करते हो, मतलब कि पहले मरतबा आप अपनी रिसर्च में साइट करते हो तो आपने सारों को लिखना है। लेकिन जब बात रिपीटेटिवली यही वाला साइटेशन आता है तो फिर आपने जो है ना सारों को दोबारा नहीं लिखना होता है। फिर आपने क्या करना होता है, फिर आपने जो है ना सैंपल जो पहला वाला आतर होता है उसको आपने लेना है और बाकी के लिए आपने एट आल को यूज़ करना होता है 1993 में। अच्छा, 6 और मोर आतर के लिए भी सेम वही की क्राइटेरिया कि यूज द फर्स्ट आतर नेम्स फॉलोड बाय एट आल एंड द सिग्नल प्रेस आर इन द पेरेंथेसिस। तो ये वाला जो है ना फिर आप अगर 6 या 6 से ज़्यादा हो तो फिर आपने क्या करना होता है कि आपने पहले आतर वाली नेम को यूज़ करना होता है और एट आल और 2001 या इस तरह की पब्लिकेशन डेट। अब ये वाला आप थोड़ा सा समझिए कि जो पहली 2 तो आपने याद रखी कि 2 के लिए आपने जो है ना एंड लिखना होता है सिग्नल प्रेस में और एम्परसेंट आपने सिंबल लिखना होता है पेरेंथेसिस में। लेकिन जब 3 से 5 तक हो तो 3 से 5 तक जब पहली मरतबा आप साइट करते हो अपनी वर्क में तो आप सारी के नेम लिखोगे। लेकिन जब दूसरी मरतबा आप साइट करते हो सेम उसी को तो फिर आपने जो है ना
उसको क्या करना होता है, एट आल तक आपने मुख्तस करना होता है जब दूसरी तीसरी मरतबा आप साइट करते हो। सिक्स और मोर आतर के लिए ये क्राइटेरिया है कि जब आप पहली मरतबा भी इसको आप साइट करते हो तो पहली मरतबा से भी आप एट आल लिखोगे, चाहे वो पहली मरतबा दूसरी मरतबा तीसरी मरतबा हो, तो आप एट आल उसके लिए लिखोगे। In the rare case, the anonymous is used for the author treat it as author names। अब बहुत मतलब ऐसा होता है कि author मेंशन अपने आप को नहीं मेंशन करना चाहता या नहीं मेंशन होता, तो फिर उसके लिए anonymous यूज होता है, anonymous in the place of the author names। Okay, in the reference list use the name anonymous is the author, और reference list में भी फिर anonymous का यूज करना होता है। ओके, अब जब आतर जो है ना ये एक ऑर्गेनाइजेशन हो तो फिर क्या करना होता है, इफ आतर इज एन ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट एजेंसी मेंशन द ऑर्गेनाइजेशन इन द सिग्नल प्रेस और इन द पेरेंथेटिकल साइटेशन द फर्स्ट टाइम यू साइट द सोर्स। तो जो जब वो होता है ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए अगर सिग्नल प्रेस हो या पेरेंथेटिकल साइटेशन हो तो दोनों में आपने फिर उस ऑर्गेनाइजेशन के नेम को मेंशन करना होता है जब आप पहली मरतबा साइट करते हो। लेकिन जब अपने वर्क में आप दूसरी मरतबा उसको साइट करते हो, if the organization has a well-known abbreviation, include the abbreviation in the brackets the first time। अब जब ऑर्गेनाइजेशन का एक वेल नोन एब्रीविएशन है तो आप जो है ना, आप पहली मरतबा जब आप उसको साइट करते हो तो पहली मरतबा आप उसकी नेम भी लिखो और साथ में आप उसकी एब्रीविएशन भी लिखो। लेकिन सेकंड टाइम पे जो है ना आपने सिर्फ एब्रीविएशन लिखना होता है, नेम नहीं। जैसे कि वाला फर्स्ट साइटेशन जब आप दे रहे हो तो मदर्स अगेंस्ट ड्रंक ड्राइविंग, तो ये MADD, तो ये फेमस एब्रीविएशन है इसका, तो पहली मरतबा आपने कंप्लीट मेंशन किया। लेकिन जब दूसरी मरतबा वही की साइटेशन आप अपने वर्क में दे रहे हो तो फिर आपने सिर्फ MADD आपने लिखना होता है। ओके, अच्छा, टू और मोर वर्क्स इन द सेम पैरेंथेसिस। सेम पैरेंथेसिस में ये तो ऑथर्स की बात की गई कि जब ऑथर ज़्यादा होते हैं। अब ऑथर्स सेम है या ऑथर डिफरेंट है लेकिन काम ज़्यादा हो गए, वर्क्स ज़्यादा हो गए। व्हेन योर पैरेंथेटिकल साइटेशन इंक्लूड टू और मोर वर्क्स, ऑर्डर देम इन द सेम वे दे अपीयर इन द रेफरेंस लिस्ट। तो जैसे कि वो रेफरेंस लिस्ट में अपीयर होते हैं सेम वे आपने जो है ना उसको इधर भी क्या करना होता है, आर्डर देना होता है। और वो आर्डर मोस्टली जो है ना अल्फाबेटिकली लोग देते हैं, सेपरेटेड बाय सेमी कोलन, और एक एक वर्ड को आप सेमी कोलन से सेपरेट करोगे। जैसे कि बर्थडे 2002 है, फिर सेमी कोलन है और फिर हालव 1983, तो इसका मतलब है कि ये अलग वर्क है और ये अलग वर्क है। ओके, ऑथर्स विद द सेम लास्ट नेम, जब नेम लास्ट नेम सेम हो तो ये मैंने आपको पहले बताया टू प्रिवेंट कंफ्यूजन यूज फर्स्ट इनिशियल विद द लास्ट नेम। तो लास्ट नेम के साथ आपने फर्स्ट इनिशियल भी देना होता है, E जॉनसन है या L जॉनसन है, दोनों की लास्ट नेम सेम है दोनों की, तो फिर इनिशियली वाला जो नेम है उसका एक फर्स्ट इनिशियल भी लिया गया है। ओके, इलेक्ट्रॉनिक रिसोर्सेज जो होते हैं पॉसिबल साइट इन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट द सेम एज एनी अदर। इलेक्ट्रॉनिक का मतलब है कि कोई आपने वेबसाइट वगैरह यूज़ करना होता है तो फिर उसके लिए आपने क्या करना होता है कि अगर उसका ऑथर और डेट मेंशन हो तो आपने डी के ऑथर डेट लिखना होता है। लेकिन जब आप उसका ऑथर और डेट जो है ना वो मेंशन नहीं हो तो फिर आपने क्या करना होता है, ऑथर और डेट जब मेंशन नहीं हो, इफ द पैराग्राफ्स आर नॉट नंबर्ड इन द डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड हेडिंग्स प्रोवाइड द एप्रोप्रिएट हेडिंग। अब जब आपके लिए जो है ना इधर ये बात हमने वो जोड़ी कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट हैज नंबर्ड पैराग्राफ्स, अब उधर पेजेस नहीं है पैराग्राफ्स है, तो पैराग्राफ्स के लिए आपने फिर क्या करना होता है कि पैराग्राफ्स के लिए आपने एब्रिविएशन यूज़ करना होता है पारा, और पारा के सामने जो भी पैराग्राफ हो वो आपने मेंशन करना होता है कि ये वाला नंबर वाला पैराग्राफ है। ओके, अच्छा, इफ द पैराग्राफ्स आर नॉट नंबर्ड एंड द डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडेड हेडिंग्स। अब जब पैराग्राफ नंबर नहीं हो, इधर तो हमने बताया कि पारा के सामने आपने मेंशन करना होता है पैराग्राफ का नंबर, लेकिन पैराग्राफ नंबर नहीं हो तो फिर आपने क्या करना होता है, प्रोवाइड द एप्रोप्रिएट हेडिंग एंड स्पेसिफाई द पैराग्राफ अंडर द हेडिंग। तो आपने क्या करना होता है कि आपने उस स्पेसिफिक हेडिंग को आपने प्रोवाइड करना होता है, उसके अंदर जो पैराग्राफ होता है उस पैराग्राफ का जो हेडिंग है वो हेडिंग आपने मेंशन करना होता है। ओके, नोट दैट इन सम इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज लाइक वेब पेजेस पीपल कैन यूज द find function in the browser to locate any passages you cite। तो अब बहुत सारी ऐसी होती है इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज में, कुछ के अंदर फाइंड फंक्शन होता है। फाइंड फंक्शन का मतलब है कि आप इधर जो है ना एक सर्च बॉक्स होता है, उस सर्च बॉक्स में आपने देना होता है कि ये वाला आप टाइप करो तो आपके सामने ये वाला आ जाएगा। तो फिर सेम जो आपको उधर इंस्ट्रक्शन दी हुई होते हैं इलेक्ट्रॉनिक सोर्सेज में तो वो आपने मेंशन करना होता है अपनी साइटेशन में। अकॉर्डिंग टू स्मिथ 19 माइंड ओवर मेटर सेक्शन पारा 6। ओके, तो ये जो है ना इसका
साइटेशन है कि इधर जो है ना उस साइटेशन का हेडिंग आपको मेंशन किया गया है। ओके, और पारा नंबर 6 भी आपको पैराग्राफ नंबर भी मेंशन किया गया है। तो ये था एपीएस स्टाइल में आपने साइटेशन को किस तरह करना है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर पे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।